हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हमने क्रिया और क्रिया के भेद पढ़े कल की क्लास में। तो यहाँ पर हमने आपको बताया क्रिया क्या होता है, साथ में क्रिया के दो अलग अलग आधारों पर, यानी एक तो कर्म के आधार पर क्रिया का हमने भेद किया, जिसमें सकर्मक और अकर्मक आपकी क्रिया होती है। सकर्मक जिसमें कर्म हो, और सकर्मक के भी आपको यहाँ दो भेद बताए थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो कई बार किसी वाक्य में आपको एक ही कर्म देखने को मिलता है, और कई बार उसी वाक्य में आपको जो है दो दो कर्म मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके एक कर्मक और द्विकर्मक होते हैं। अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, यानी कि कार्य का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े। कर्ता यानी कि जो वाक्य में काम करने वाला होता है, उसे कर्ता कहा जाता है। तो कल की क्लास में हमने यहाँ रचना के आधार पर क्रिया के भेद किए थे, कुछ भेद हम पढ़ चुके थे, और आज की क्लास में इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो आप जान चुके हैं क्रिया की परिभाषा, क्रिया क्या होती है। किसी भी शब्द या शब्द समूह से जब किसी कार्य के होने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया का धातु रूप क्या होता है, ये भी आपको हमने बताया। इसके बाद हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पढ़े हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़े, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम फल खा रहा है, रेखा पत्र लिख रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राम फल खा रहा है, तो यहाँ पर आपका कर्म है, ये आपका कर्म है। ठीक है। और इस पर यहाँ पर काम किया जा रहा है कर्म पर। और रेखा पत्र लिख रही है, तो ये आपका कर्म है, ये आपका सकर्मक। ठीक है। अकर्मक जिसमें आपकी क्रिया का प्रभाव या काम करने का प्रभाव सीधे वो कर्ता पर पड़े, तो वो आपका अकर्मक होगा। ठीक है। यहाँ आपका कोई कर्म नहीं है। अब सकर्मक के दो भेद बताए थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे उदाहरण से सीधे बता दिया था, वह सेब खा रहा है, रही है, तो यहाँ पर क्या खा रही है, सेब खा रही है। तो काम किस पर हो रहा है, सेब पर, तो ये आपका कर्म है। ठीक है। कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, सेब पर पड़ रहा है। अब दूसरा वाक्य देखिए, माँ बच्चे को सेब खिला रही है। माँ बच्चे को सेब खिला रही है, तो देखिए प्रभाव खिला रही है, किसको खिला रही है, बच्चे को खिला रही है। तो क्या खिला रही है, सेब खिला रही है। दोनों ही कर्म है, दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। बच्चे का पेट भर जाएगा और सेब आपका पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, सेब खत्म हो जाएगा। तो ये जो है द्विकर्मक आपकी यहाँ पर क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर हमने यहाँ कल की क्लास में आपको रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताए। तो रचना के आधार पर क्रिया के यहाँ पर 6 भेद थे। सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, इसको ठीक कर दें, और सामासिक क्रिया और मिश्र क्रिया। तो आपकी सरल क्रिया क्या होती है, एक ही धातु से बनी क्रिया सरल क्रिया कहलाती है। जैसे आपका रवीश गया और मुस्कान भागी। ठीक है। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक मूल क्रियाओं के योग से बने क्रियापद को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों ने खाना खा लिया, तो ये जो खा लिया ये जो है एक संयुक्त क्रिया है। ठीक है ना। ऐसे ही वे लोग रात को आ गए, तो यहाँ पर आ गए ये भी एक संयुक्त क्रिया है। इसके बाद नामिक क्रिया की हमने बात की थी कल की क्लास में। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनी क्रियाएं नामिक क्रिया कहलाती है। ठीक है। रितेश ने अर्णव की गेंद हथिया ली, तो देखिए हाथ से हथियाना, ये शब्द बना है संज्ञा शब्द से, और यहाँ पर ये क्रिया का काम कर रहा है, तो ये आपकी नामिक क्रिया हो गई। ठीक है। और इसके बाद था हमने प्रेरणार्थक क्रिया की बात की थी, जिसमें आपका जब वाक्य की एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो ऐसे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसमें भी आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसको आप ऐसे ही समझ लेंगे, कभी कभी जो करता है वो खुद को प्रेरित करता है काम करने के लिए, तो वो आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और द्वितीय में हम क्या करते हैं, किसी अन्य को प्रेरित करते हैं काम करने के लिए, तो ये आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। चलिएगा, अब नेक्स्ट है आपका सामासिक। सामासिक क्रिया, नेक्स्ट है सामासिक क्रिया।
तो यहाँ दो मूल क्रियाओं का योग होता है। यह दो मूल क्रिया का योग होता है। योग है। और दोनों जो है क्रियाएं द्वंद्व समाज। अब द्वंद्व समाज आपको जब हम समाज पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे द्वंद्व समाज क्या। जैसे हम आपको एक उदाहरण के लिए बता दें कि वह पढ़ लिख सकती है। वह, उदाहरण के लिए, वह पढ़ और डैश करके आप लिख सकती है। यहाँ पर दो मूल क्रियाएं हैं और ये आपस में किस समाज से, द्वंद्व समाज में हम जो है इस तरह से जोड़ते हैं। जब समाज पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। तो वह पढ़ लिख सकती है। वह पढ़ लिख सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो पढ़ और लिख है, ये क्रिया है आपकी क्या, ये आपकी सामासिक है, क्योंकि ये दो मूल क्रियाओं का योग है। ठीक है। और दूसरा जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हाँ, उदाहरण के लिए, वह अब उठ और बैठ सकती है। वह अब उठ बैठ सकती है। तो यहाँ पर भी आपका उठ बैठ सकती है, ये आपकी पूरी क्या है, क्रिया है। ठीक है ना। ये आपकी सामासिक क्रिया हो गई। और अंतिम यहाँ पर वही है आपका मिश्र क्रिया। और इसके साथ आपका क्रिया यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो मिश्र क्रिया क्या हो जाती है, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कोई क्रिया शब्द जोड़कर जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कोई क्रिया शब्द जोड़कर जो क्रिया बनती है जो क्रिया बनती है उसे मिश्र क्रिया कहा जाता है। उसे उसे मिश्र क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब जैसे संज्ञा धन क्रिया, दूसरा आपका सर्वनाम धन क्रिया, तीसरा आपका विशेषण धन क्रिया, तो देखिए जैसे भूख लगना, तो ये भी क्या है, क्रिया है। नींद आना, दान देना, ठीक है। सर्वनाम में जैसे अपना,
अपना लगना, अपना क्या है, सर्वनाम है, और लगना आपका क्या है, ये आपका, ये भूख क्या है, ये भाव है ना, और ये संज्ञा है भाववाचक। सर्वनाम में अपना लगना, तो लगना तो आपकी क्रिया है, लेकिन हमने सर्वनाम के साथ जोड़ करके पूरी एक क्रिया बन गई है, अपना लगना, पराया लगना, आदि आदि कर दे सभी में, पराया लगना। तो पराया क्या है, ये सर्वनाम है, सॉरी, पराया लगना, आदि करके छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। विशेषण में जैसे अच्छा लगना, तो अच्छा क्या है, एक विशेषण शब्द है, और इसमें हमने लगना क्रिया लगा दिया, तो ये पूरा ही आपका क्रिया बन गया। आप अच्छा लगना, बुरा लगना, गरम लगना, तो ठीक है, ये तो आपकी क्या है, गरम लगना, तो ये आपकी क्या है, मिश्र क्रिया है। इस तरह से आदि करके यहाँ पर भी आप इसे छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्रिया और क्रिया के कुछ यहाँ पर हमने भेद पढ़े हैं, ठीक है, इनको आप लिख लीजिएगा। तो सभी क्रियाओं को आप पढ़ चुके हैं। सरल क्रिया, एक ही धातु से बनी क्रिया सरल क्रिया कहलाती है। संयुक्त, दो या दो से अधिक मूल क्रियाओं के योग से बनी क्रियापद को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। नामिक, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनी क्रियाएं नामिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, जब वाक्य की एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तो ऐसे वाक्य में आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे वाक्यों में जो क्रिया होती है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर आपका सामासिक क्रिया होती है, जब दो मूल क्रियाओं के योग से बनती हैं, और यहाँ पर देखिए ये दोनों क्रियाएं समास, और वो भी आपका द्वंद्व समास। जब समास पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा द्वंद्व समास में क्या क्या होता है, तो के आधार पर मिलती हैं। और साथ में यहाँ मिश्र क्रिया, जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण में कोई क्रिया जोड़कर, शब्द जोड़कर क्रिया बनाई जाती है, तो उसे हम मिश्र क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आपके सभी जो है यहाँ पर भेद आपने पढ़े, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज प्रश्न करेंगे, ठीक है। और साथ में देखिए, अब क्या है, आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, और काम से आपको पता चल रहा, मैंने कहा हम ये पढ़ रहे हैं, तो आपको इससे क्या चीज पता चल रही है, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं अर्थात आपको ये पता चल रहा है कि अभी हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हम कल पढ़ेंगे, कल ना भी बोलूं मैं सिर्फ क्रिया बोलूं कि हम पढ़ेंगे, तो आप समझ गए भविष्य में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने एक शब्द कहा या एक वाक्य कहा कि अभी हम नेक्स्ट क्लासेस में हम जब आपको समास पढ़ाएंगे, तो आप समझ गए कि इन फ्यूचर, भविष्य में, यानी इसके बाद कोई क्लासेस होंगी जहां पर आप समास भी पढ़ने वाले हैं। तो इससे आपको समय का पता चलता है क्रिया से, ठीक है। तो समय को कहते हैं काल, इसके बाद आपका आता है काल, ठीक है। तो तीन काल आपके होते हैं, वर्तमान काल, जो हम वर्तमान में चल रहे हैं, जिसको आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, टेंस भी पढ़ते हैं आप इंग्लिश में। फिर आपका भूतकाल, जिसको आप पास्ट टेंस कहते हैं, और भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तीन टेंस आप पढ़ते हैं, और यहाँ पर तीन काल आप पढ़ेंगे, जो कि आपकी क्रिया से ही निकलता है, क्योंकि काम से ही आपको पता चलेगा कि ये काम कब हुआ है, किस समय हुआ है, ठीक है। आपने कहा, मैंने आपसे कहा कि मैं कल बाजार जाऊंगी, मैं बाजार जाऊंगी, या सीता बाजार जाएगी, राम राम खेलेगा। तो इस राम खेलेगा में दो, इस पूरे वाक्य में दो आपके यहाँ पर पद हैं। पहला पद आपका कर्ता है, जो कि काम करने वाला है, और दूसरा आपका क्रिया है। तो इतना तो अब आप समझ गए होंगे, ये आपकी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी कर्म नहीं है। क्रिया का प्रभाव सीधे और सीधे राम पर ही पड़ने वाला है। राम खेलेगा, राम करता है, लेकिन इस क्रिया से आपको एक और बात पता चल रही है कि ये जो काम है ये अब भविष्य में होगा, इसको आप भविष्यत काल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा है ये काम जो है भविष्यत काल में होगा। राम ने खेला, राम ने खेला, और ये जो खेला है
ये क्या बता रहा है तो ये क्रिया, लेकिन ये क्रिया आपको ये भी बताती है कि ये काम हो चुका है, ये पास्ट में हुआ है, ये भूतकाल में हो चुका काम है। एक तीसरा यहाँ वाक्य हम लिखेंगे, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, यानी कि काम जो है वर्तमान में चल रहा है, काम जो है वर्तमान में चल रहा है। तो यहाँ पर आपका वर्तमान काल। अब आप समझे कि क्रिया से आपको काल का भी पता चलता है। किसी भी वाक्य में वो काम कब हुआ है या कब होगा या कब हुआ है या हो रहा है, ये बात ये बताता है कि वो जो काम है वो भविष्य में हुआ होगा, वो भूत में हुआ है या फिर वर्तमान में हो रहा है। जैसे हमने यहाँ राम पर ही 3 वाक्य लिखे कि राम खेलेगा, इस खेलेगा क्रिया वाक्य से हमें इस क्रिया से पता चला कि अब ये काम भविष्य में होगा, अभी हुआ भी नहीं है और ना ही हो रहा है। राम ने खेला, ये हमें बता रहा है कि राम खेल चुका है, ये भूतकाल की बात हो रही है। तो ये सारी बातें हमें क्रिया से ही पता चल रही है। ठीक है, यानी कि क्रिया से आपको काल का पता चलता है कि कोई भी काम कब घटित हुआ है, कोई भी काम किस समय घटित हो रहा है, ये आपको पता चल रहा है किससे, इसकी क्रिया से। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका काल होगा। काल का मतलब होता है समय, काल का मतलब क्या होता है, समय, जिसको आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं। बहुत अच्छे से आपको पता है टेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। 3 टेंस के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। तो ये आपका काल कहलाता है। और जिस प्रकार से आपका वहाँ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है, यहाँ पर आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल हो जाते हैं। तो आइए कुछ क्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न आपको होमवर्क देंगे, जो कि आपका गृह कार्य होगा, और फिर हम काल को शुरू करेंगे, काल हम पढ़ेंगे। चलिएगा, तो आपका यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम पहले पहले कुछ क्वेश्चन, फिर हम यहाँ पर काल को शुरू करेंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पर सामान्य क्रिया है, आपके पास यहाँ सामान्य क्रिया है, काल पर प्रश्न। ठीक है, जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, इन सामान्य क्रियाओं के मूल धातु आपको यहाँ बताने हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में ही लिखाया था। मूल धातु क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके सामान्य क्रिया हो गई, और इन सामान्य क्रियाओं से आपके मूल धातु निकालना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे क में आपका है चढ़ना, ख लिखना, ग बोलना, उतरना, उतरना, उतरने के बाद आपका हो गया हंसना, और क्या है आपका सोना। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, चढ़ना, लिखना, बोलना, उतरना, हंसना, सोना, इन सब के मूल धातुओं को आप बताएंगे कि इनके मूल धातु रूप क्या है। ठीक है, एक मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप करके लाइए। चलिए, तो आपने क्या पढ़ा था कि चढ़ का मूल धातु रूप है,
ठीक है, अब बाकी आप कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सही उत्तर बताना है। ठीक है, क्रिया यहाँ पर आपको देंगे, सही उत्तर आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। वह है आपका अर्णव रो रहा है। अर्णव रो रहा है। अब यहाँ पर रो रहा है ये क्रिया है, इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें अकर्मक है, सेकंड सकर्मक है, थर्ड प्रेरणार्थक है, और फोर्थ आपका मिश्र क्रिया। ठीक है, अर्णव रो रहा है, जो सही उत्तर है उसका उत्तर लिखिएगा। प्रश्न नंबर ख है इसी का दूसरा। रचना के आधार पर रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए, या क्रिया के भेद करके अब आप यहाँ पर ऑप्शन में लिखेंगे। पहला ऑप्शन है आपका 6, दूसरा ऑप्शन है आपका 4, तीसरा है आपका 3, चौथा है आपका 2। चलिए, कितने भेद हैं रचना के आधार पर? ग है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप, अभी तक आपने जो पढ़ा है उसकी रिवीजन भी इससे हो जाता है आपका। मूल रूप क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या है, ये आपको बताना है। क्रिया के मूल रूप को आप अर्थ कहते हैं। सेकंड, आप अव्यय कहते हैं। थर्ड, आप धातु कहते हैं। या फिर फोर्थ, आप पद कहते हैं। क्या कहा जाता है क्रिया के मूल रूप को? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? अर्थ, अव्यय, धातु या पद कहते हैं। इसी में घ है संयुक्त क्रिया नहीं है। संयुक्त क्रिया नहीं है। किसमें नहीं है? कर लिया, सेकंड चल पड़ा, थर्ड देख लेता, फोर्थ दौड़ रहा है। चलिए, इनमें संयुक्त क्रिया किसमें नहीं है? ठीक है, इस प्रश्न को लिखें। आपने नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इन
क्रिया शब्दों से आप वाक्य बनाना है। प्रश्न है आपका, वाक्य बनाइए। किन किन से आपको वाक्य बनाना है? अपने शब्दों में बनाएंगे वाक्य। हंसना, पढ़ना, खाना, पीना। भागना। इनसे आप वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ हमने क्रिया के कुछ प्रश्न आपको दिए हैं, जिसमें कुछ आपके बहुविकल्पीय हैं, ठीक है, और साथ में कुछ आपको वाक्य बनाने हैं। पीछे जो क्वेश्चन है उसके मूल धातु रूप को आपको बताना है। यहाँ जो आपके सामान्य क्रिया है इनके मूल धातु क्या है, जैसे चढ़ना का मूल धातु रूप चढ़ है। अन्य यहाँ शब्द हैं, इनको भी आप करेंगे। साथ में इसमें आपको बताना है कि अर्णव रो रहा है, जो अंडरलाइन किया है रो रहा है, इसमें कौन सा आपका क्रिया है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या मिश्र क्रिया। ठीक है, तो ये आपका क्रिया का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम काल को करेंगे डिस्कस, और फिर आगे हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण में आगे के टॉपिक पर फिर हम बात करेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्रिया और क्रिया के भेद को पढ़ा, साथ में इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको गृह कार्य दिए हैं। इन प्रश्नों को आप करके लाइएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम काल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्रिया ही हमें बताती है कि कोई काम किस समय हुआ है। ये हमें क्रिया से ही पता चलता है कि ये जो क्रिया है ये कौन से समय में हुई है। तो काल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से काल हैं। एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन में दे चुकी हूँ, काल क्रिया से आपको कैसे पता चलता है काल का, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।